जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AZ ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं 2017 का मॉडल पेपर है, ये सेट 1 है। हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं और ये जो आज बताने वाले हैं ये 20 नंबर का टोटल जो है आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं, यानी कि टोटल 20 नंबर आप लोगों को समझाने वाले हैं। इनमें से आपको बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है या फिर हो सकता है इनमें से 4-5 सवाल भी पूछा जाए, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका 20 नंबर जो है का डाउट क्लियर होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ था, यानी वियतनाम जो देश है वो कब आज़ाद हुआ था। तो इसका सही जवाब जो है 1945 को वियतनाम आज़ाद हुआ था, ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब है। बाकी 4 ऑप्शन है, आप लोग उसको देख सकते हैं, लेकिन 1945 को वियतनाम आज़ाद हुआ था, आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। तो महात्मा गांधी, आप लोगों को पता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से महात्मा गांधी कब भारत आए थे ये आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है 1913, ऑप्शन नंबर 2 है 1919, ऑप्शन नंबर 3 1915 और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो 1921। तो इसका जो सही जवाब है 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। आप लोगों को याद रखना है, महात्मा गांधी 1915 को भारत वापस आए थे। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली का स्थापना डैश ने की, मतलब कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था, आपको ये बताना है। यहाँ पर खाली जगह में उसका नाम लिखना है। तो यंग इटली और यंग यूरोप के बारे में फुल डिटेल वीडियो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सवाल का जवाब इसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यंग इटली और यंग यूरोप का जो स्थापना था वो दोनों का स्थापना जोसेफ मेज़नी ने किया था। मेज़नी ने किया था, आप लोग इतना याद रखिएगा, यानी इस खाली जगह में आपको मेज़नी लिखना है। एक बात और, आप लोग उस वीडियो में आप लोगों को यंग इटली और यंग यूरोप, आप लोगों को पता है इनमें से कोई सा भी यंग इटली या फिर यंग यूरोप के बारे में 2 नंबर के लिए अक्सर पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर फंसता ही है। तो सारे सवालों का जवाब क्लियर हो जाएगा उस वीडियो से। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लिख सकते हैं। अगला सवाल है, दास कैपिटल का लेखक कौन था। दास कैपिटल का लेखक था कार्ल मार्क्स। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 4 पूछे गए थे, चारों का आप लोगों को जवाब मिल चुका है। अब बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट टाइप, यानी जो 2 या फिर 3 नंबर के लिए पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है सब्जेक्टिव में, यानी 5वां सवाल, राष्ट्रवाद क्या है, इसका आंसर देखेंगे हम आगे। पहले हम सवाल को पहले देख लेते हैं क्योंकि इसी तरीके से लिखा हुआ है। उसके बाद अक्टूबर क्रांति पर एक संक्षिप्त नोट लिखे और रोलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन करें। यानी ये 3 सवाल जो है, ये 3 सवाल 3 या फिर 2 नंबर के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। और जो 8वां सवाल है, 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के कारणों का व्याख्या करें, यानी कि जो मंदी आया था 1929 में, जो बेरोजगारी आई थी, लोगों के पास जो पैसों की कमी हो गई थी, तो उसके कारण क्या है वो आपको बताना 1929 वाला। और ये 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसको हम अभी आगे देखते हैं और इसको भी हम लास्ट में देखेंगे। तो बढ़ते हैं 5वां सवाल, यानी राष्ट्रवाद क्या है, इसका उत्तर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका उत्तर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। यानी कि मान लीजिए कि आप किसी एरिया में रहते हैं, पर्टिकुलर एरिया में, इस एरिया में केवल आप नहीं रहते हैं, इस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं आपके जैसा। तो ये क्या हुआ, भौगोलिक, यानी कि इस एरिया में ही रहते हैं वो सारे लोग, तो इस वजह से आपको जो है उन लोगों के प्रति थोड़ा तो लगाव होगा ही। सांस्कृतिक, यानी आपकी जो संस्कृति जो है वही संस्कृति उसकी भी है, वही संस्कृति वो भी फॉलो करता है, उस वजह से भी लगाव होता है। और सामाजिक परिवेश में रहने वाला, यानी एक ही समाज में रहता है, इस वजह से
लोगों के बीच में जो है एक व्यापक भावना उत्पन्न होता है जो परस्पर प्रेम, भाईचारा एवं एकता को स्थापित करता है। 1979 में फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को उन्नत बनाया, यानी कि 1979 में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसने राष्ट्रवाद को फैलाया और नेपोलियन के आक्रमण ने इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रशस्त किया, यानी कि नेपोलियन के आक्रमण से इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद फैला। तो राष्ट्रवाद आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में एक व्यापक भावना है जो कि परस्पर प्रेम, भाईचारा एवं एकता को स्थापित करता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला छठा सवाल जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। छठा सवाल, अक्टूबर क्रांति का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर है, बोल्शेविकों ने 7 नवंबर 1979 ईस्वी में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन, बैंक केंद्र, कचहरी एवं प्रशासकीय भवनों पर अधिकार कर लिया। यानी कि बोल्शेविक के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने 7 नवंबर 1979 को पेट्रोग्राद एक शहर है, वहाँ उस शहर के रेलवे स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन, बैंक, कचहरी और जितने भी सरकारी या फिर सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले भवन थे उन पर अधिकार कर लिया। और ये सब जो हुआ था, ये सब को करवाने वाला लेनिन था, यानी लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों की सरकार रूस में स्थापित हुई, यानी कि लेनिन ने ही ये सब करवाया था, जिसकी वजह से लेनिन की बोल्शेविकों की रूस में सरकार स्थापित हो गई। और पुराने कैलेंडर के अनुसार, यानी रूस में जो है 2 कैलेंडर चलते थे, एक नया कैलेंडर होता है, एक पुराना कैलेंडर रूस में उस समय। तो पुराने कैलेंडर के अनुसार जो है ये जो घटना है ये 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी, इसीलिए इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस घटना को भी आप बोल सकते हैं कि जो घटना हुआ था पेट्रोग्राद में 7 नवंबर 1979 को भी बोल सकते हैं या फिर 25 अक्टूबर 1917 को भी बोल सकते हैं, इसमें घटना हुआ था। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 7वां सवाल है कि रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं रोलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन करें सवाल है। तो इसका आप देखते हैं जवाब, क्योंकि ये सवाल जो रिलेटेड है भारत से, इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के पर अंकुश लगाने के लिए, यानी कि भारत में जो भी क्रांतिकारी, यानी कि भारत को आज़ाद करने के लिए जो भी आवाज़ उठते थे उनको दबाने के लिए न्यायाधीश सिडनी रोलेट, यानी कि ये जो जज था, न्यायाधीश मतलब जज सिडनी रोकेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। यानी इन्होंने एक कमेटी का गठन किया। कमेटी एक विशेष न्यायालय गठित करने का सुझाव दिया, यानी कमेटी जो था उसने एक विशेष न्यायालय गठित करने का सुझाव दिया। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य, यानी बिना किसी गलती के गिरफ्तार किया जा सकता था और दंडित भी किया जा सकता था, यानी उसको सज़ा भी दिया जा सकता था। ऐसे मुकदमे के निर्णय के विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकती थी। यानी अगर किसी इंसान के ऊपर इस तरीके का मुकदमा चलाया जा रहा है जबकि वो क्लियरली है कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, कोई शक भी नहीं है, फिर भी उसके ऊपर दंड है, तो उसका आप अपील भी नहीं कर सकते थे। तो ये जो था रोलेट एक्ट था, भारत में आया था। किसके अध्यक्षता में? सिडनी रोकेट की अध्यक्षता में ये जो था किस लिए आया था? क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए, यानी कि भारत को आज़ाद करने के लिए जो भी आवाज़ उठते थे उनको दबाने के लिए। 8वां सवाल है, ये 5 नंबर के लिए पूछा जाता है अक्सर, आप लोग इसका सवाल देख सकते हैं यहाँ पे। 1929 की आर्थिक संकट के कारणों की व्याख्या करें, यानी 1929 की जो आर्थिक संकट था उसके कारणों का हमें वर्णन करने के लिए कहा गया है। इसका जवाब आप देख सकते हैं। 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का बुनियादी कारण फसलों एवं वस्तुओं की अति उत्पादन, यानी हद से ज़्यादा उत्पादन हो जाने के कारण हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खदानों के मूल्य में भारी कमी आई थी, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद
खदानों के मूल्य में बहुत ज़्यादा कमी आ गया था। अनाज गोदामों में पड़े पड़े नष्ट हो रहे थे, यानी गोदामों में रह रहकर सड़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादों में वृद्धि हुई थी, यानी कि जो औद्योगिक यानी उद्योग थे उनमें उत्पादन में वृद्धि हुआ था, परंतु बेरोजगारी नहीं रहा, यानी कि बेरोजगारी था वो ख़त्म हो गया। युद्ध के समय सभी देश अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वर्ण बनाने लगे। इससे विश्व बाजार आधारित पूंजी व्यवस्था ध्वस्त हो गया, यानी कि जो वर्ल्ड मार्केट था वो बर्बाद हो गया। अमेरिका विश्व कर्जदाता देश बन गया, यानी अमेरिका पूरी दुनिया को कर्ज देने लगा, यानी कि अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा पैसा था, वो दुनिया के सभी देशों को लोन देने लगा। 1927 ईस्वी के बाद अमेरिका अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था है 1927 के बाद संकट में आ गई। फलतः अमेरिका ने ऋण देना बंद कर दिया। बेसिकली इसका जो मेन रीज़न है कि अमेरिका ने लोन देना जब बंद कर दिया, इसी वजह से 1929 की मंदी आई, जब देश अलग अलग देशों को लोन नहीं मिला अमेरिका से, तो ये संकट आया। ऋण देना बंद कर दिया, इससे यूरोप की स्थिति बिगड़ गई। इस प्रकार आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। आई होप कि आप लोगों को ये सारे सवाल क्लियर हो गए। 20 नंबर टारगेट रखिए इन सारे सवालों से। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक करिए, चैनल को